नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतारने का फैसला किया। कन्नौज से सांसद रही डिंपल यादव के नाम के ऐलान के साथ ही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जा सकता है। तेज प्रताप पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। वह मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई के पुत्र हैं। तेज प्रताप के अलावा धर्मेंद्र यादव और फिर दबे स्वर में शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन 24 से 48 घंटों के अंदर चर्चा के अंदर जो सिर्फ दो नामों में सिमट गए। बताया भी जा रहा था कि ये जो दो नाम थे वो थे तेज प्रताप यादव और डिंपल यादव, लेकिन बाद में डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव की विरासत सौंपने का फैसला किया गया। दरअसल अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पूरी राजनीतिक विरासत सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। फिर मुलायम सिंह यादव की सीट ही क्यों ना हो, ऐसे में ये सीट किसी और को कैसे दी जा सकती थी, चाहे वे चाचा हो, चचेरे भाई हो या फिर भतीजा। सबसे बड़ी वजह यही है कि मुलायम सिंह की खाली सीट पर पत्नी डिंपल यादव को उतारकर अखिलेश यादव ने ये मैसेज साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की विरासत उनके पास ही रहेगी। अखिलेश यादव काफी पहले से डिंपल यादव के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश में थे। कन्नौज सीट पर चुनावी हार के बाद डिंपल यादव संसद में नहीं पहुंच पाई और ऐसे में अखिलेश यादव उन्हें संसद में भेजना चाहते थे। पिछले दिनों इसके लिए तैयारी भी पूरी हो गई थी कि डिंपल को राज्यसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन आखिरी वक्त पर जयंत चौधरी को सीट दिए जाने के चलते डिंपल यादव राज्यसभा भी नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी मैनपुरी सीट डिंपल के लिए अखिलेश को सबसे सुरक्षित और मुफीद सीट लगी है। ये भी माना जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से मैनपुरी सीट पर शिवपाल यादव भी धीमे स्वर में ही सही लेकिन अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। अगर ये सीट किसी और को दी जाती तो शिवपाल यादव के लिए यहां चुनाव लड़ना आसान होता, लेकिन अब बहू के खिलाफ उनकी किसी भी तरह की दावेदारी उनके ही खिलाफ जाएगी। इसीलिए इसे अखिलेश यादव का एक ट्रम्प कार्ड भी माना जा रहा है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने के कवायद भगवा खेमे में भी तेज हो गई है। स्थानीय नेतृत्व ने केंद्रीय चुनाव समिति पर प्रत्याशी चयन का काम छोड़ दिया है। इसके बावजूद मैनपुरी से अंदर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। प्रत्याशी बाहरी हो या फिर स्थानीय, इस पर भी बहस छिड़ गई है। उधर कई स्थानीय नेता टिकट के लिए लखनऊ और दिल्ली रवाना हो गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रत्याशी के नाम का जल्द से जल्द ऐलान हो। इस बीच मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव में रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। रमाकांत कश्यप इटावा के रहने वाले हैं। तो मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और ऐसे में आपको बता दें कि उपचुनाव में डिंपल यादव को टिकट दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के, आपका भी बहुत स्वागत है। और रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जोशी जी आपके साथ ही करते हैं। डिंपल यादव को टिकट देकर क्या साबित करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से या फिर यूं कहे कि सपा की तरफ से की गई है? मैनपुरी से आके तमाम नामों के बाद डिंपल यादव के नाम पर क्यों मोहर लगी, क्या वजह इसके पीछे? ये तो पूरे देश को और प्रदेश को, और आप भी एक महिला हैं, आधी आबादी को टिकट देने का हमारी जो शीर्ष नेतृत्व ने किया है, इस फैसले का पूरे देश प्रदेश में स्वागत हो रहा है। निश्चित तौर पे माननीय डिंपल जी का एक अनुभव रहा है, लगातार सदन में उन्होंने अल्पसंख्यकों के और जो हमारे महिलाओं के, मजदूरों के, लगातार उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लगातार सदन में
उठाया है और एक उनकी जो छवि है, सरलता, सौम्यता और सादगी जो उनकी पहचान है, निश्चित तौर पे वहाँ के जो कार्यकर्ताओं की सपा में भावना और कोई थी। महिलाएं नहीं मिली। अगर आपको आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करवाना था तो सपा में और कोई महिलाएं नहीं थी डिम्पल यादव के अलावा। नेहा जी, मैं थोड़ा सा विषय देंगे, आपने प्रश्न कर लिया अगर, तो मैं पूरा अपना जवाब दे दूं। जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो नेताजी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अगर आज किसी के मजबूत कंधों पे है तो माननीय अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी के है, और फिर अन्य समाजवादी जितने हमारे साथी हैं, पार्टी के नेता हैं, उनकी है। तो निश्चित तौर पे उस विचारधारा को कौन आगे बढ़ा पाएगा, और वहाँ के क्षेत्रीय जनता, वहाँ के लोगों की, कार्यकर्ताओं की भावना, निश्चित तौर पे माननीय डिम्पल यादव जी उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में सक्षम है। इसलिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया है और उनको अपना कैंडिडेट बनाया। तो सर, विचारधारा तो सभी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ाते हैं, नेता आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर डिम्पल यादव के कंधों पे या अखिलेश यादव के कंधों पर ये जिम्मेदारी आप बता रहे हैं तो खैर ये बड़ी बात है। फिर ये भी एक समझ की बात है कि बैठक में तमाम नामों पर चर्चा क्यों हुई, पहले से ही डिम्पल यादव का नाम ऐलान कर दिया जाता। मिश्रा जी, अब सवाल आपसे है मेरा कि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि देखिए डिम्पल यादव एक का मजबूत कैंडिडेट उतारा है सपा ने मैनपुरी चुनाव में, और इस सीट को कतई हाथ से जाने नहीं देना चाहती है समाजवादी पार्टी। आप लोगों की तरफ से कैंडिडेट कब तक साफ होगा? भुवन जी कह रहे थे कि जो विरासत है उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए समाजवादी पार्टी के अंदर में ये तो हालांकि उनका अपना विचारधारा है, अपनी अपनी बातें हैं कि कोई पार्टी का ये अंदरूनी मामला है कि इसको टिकट दे रही है नहीं। लेकिन अगर किसी और को, अगर महिला की ही अगर बात की तो समाजवादी पार्टी में और भी महिला कैंडिडेट थी, उनको भी दे सकते थे और एक अलग संदेश दिया जा सकता। अब रही बात मैंने देखा जो कि जिस तरह से मैनपुरी की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये विरासत वाली सीट जो इन लोगों के हाथ में आ रही है, हम लोगों ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के उपचुनाव के अंदर में हमने जैसे देखा आजमगढ़ हो या रामपुर हो, उसको हमने किस तरह से जीता है, और इस तरह की विरासत वाली अब बात तो रह नहीं गई। अब देखिए चाहे कोई भी पार्टी हो, ये विरासत वाली बात जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप जनता के लिए काम करेंगे, आपको जनता चुन करके भेजेगी। अगर जनता के लिए आप काम नहीं करेंगे तो ये विरासत वाली जो बात है वो बिल्कुल हमने इस चीज को सिद्ध करके दिखाया है। लेकिन ये बताइए तो क्या मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव मैनपुरी से बीजेपी उनको टिकट देगी, और सपा के किले को भेदने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए नेहा जी, यहाँ पर ये जो खास करके कैंडिडेट का जो चयन है, ये जो चुनाव समिति है और निश्चित तौर वो वही तय करेगी, और इसके ऊपर में अभी मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब ये उनका जो नेतृत्व है और ये जो इसके सदस्य होते हैं ये उसके ऊपर में विचार और मंथन करेंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए, चाहे वो अब हम लोगों ने देखा जो कि चाहे आजमगढ़ हो और चाहे रामपुर हो, उसी तरह से मैनपुरी को भी हम लेंगे। मैनपुरी के अंदर में 5 विधानसभा है, जिसमें 3 सपा के पास है और 2 भाजपा के पास है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते जो किसी की विरासत वाली बात है, विरासत अब खत्म हो चुकी है, और जिसकी विरासत है वो हम लोगों ने सिद्ध करके दिखाया जो कि ये विरासत वाली बात है, ये अब गलत हो रही है। रत्नेश जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी कब तक डिसाइड होगा, कब तक तस्वीरें साफ हो पाएगी? देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी ने जो अभी तक जिस परंपरा का पालन किया है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब लड़ते थे तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन अभी की जो स्थिति है उस पर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित जी लगातार मंथन कर रहे हैं। कल भी बैठक हुई थी, आज भी बैठक हो ही रही है, उस नामों पर विचार चल रहा है। कल परसों तक स्थिति साफ हो जाएगी कि कोई कैंडिडेट उतारा जाएगा अथवा नहीं उतारा जाएगा। अभी इसमें भी असमंजस है कि उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा। अब तो स्थिति आप कह रहे हैं कि अलग है। अभी इसी बात पर ही मत कर रहा है कि क्या जाने के बाद हमें क्या स्टैंड लेना है, और क्या उनको श्रद्धांजलि के तौर पर हम एक बार सीट छोड़ सकते हैं अथवा नहीं, इस पर भी मंथन चल रहा है। तो कल शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, अब भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि डिम्पल यादव के प्रत्याशी बनाए जाने पर वो सीधे सीधे आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही है, और कह रही है कि सपा में कार्यकर्ता तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए बचे हुए हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार तो केवल सैफई कुनबे के पास ही है।
देखिए, मैंने पहले तो मेरे को जो ऑब्जेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरासत शब्द का मैंने प्रयोग ही नहीं करा, मैंने विचारधारा शब्द का प्रयोग किया। नेहा जी, हम जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, नेताजी की जो विचारधारा है उसको कौन मजबूती से उसको ले जा सकता है आगे, तो निश्चित तौर पे ये जिम्मेदारी आज पूरा वहाँ तो सर विचारधारा तो हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर विधायक, हर सांसद लेके जाता है ना विचारधारा को, तो आगे सिर्फ डिम्पल यादव या अखिलेश यादव ही ले जाते हैं क्या? कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, नेताओं से पार्टी बनती है, या फिर डिम्पल यादव या अखिलेश यादव मिलके ही पार्टी बनाए हुए हैं? मैंने कहा उस विचारधारा को कौन आगे जीता है? आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो भावना को आप जितना ज्यादा समझती हैं, नेहा जी बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप उनकी जो भावनाओं को समझती हैं, उनके साथ आप जीती हैं, उनके साथ सुख दुख में खड़ी रहती है, उनका जो विचार आप आगे बढ़ा सकती है, क्या अन्य कोई बढ़ा सकता है? निश्चित तौर पे उसको ज्यादा मैंने ये बोला है कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की जो परिवार में तो सर और भी सदस्य थे ना, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, जिनके नाम पर चर्चा हो रही थी। उसी विषय पे बोल रहा हूँ। एक तो आधी आबादी से आपको मेरे प्रश्न के जवाब से संतुष्ट होना पड़ेगा कि आधी आबादी को भी प्रतिनिधित्व दिया है, जो कि अच्छी बात है, जिसको आप भी अपने चैनल के माध्यम से उठाती रहती है। तो पहले तो इसको समाजवादी पार्टी को लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दिया। इसका विषय हम अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता है कि ऐसी महिला जो सरलता, सादगी, सौम्यता और जिनका अनुभव है संसद का, और लगातार जो कार्यकर्ताओं के बीच में, क्षेत्र के बीच में लगातार काम करती रही हैं, और कोरोना काल में जिन्होंने बहुत मजबूती से लोगों की मदद करने का काम किया। डिम्पल यादव जी का एक तो बीजेपी कह रही है कि सैफई कुनबे से बाहर ही नहीं निकलना चाहती समाजवादी पार्टी। देखिए, निश्चित तौर पे मैं बहस कहीं और चली जाएगी। मैं इनके अगर प्रेम कुमार धूमल से लेकर, अनुराग ठाकुर से लेकर, और अगर मैं इनके राजनाथ सिंह जी से, पंकज सिंह जी, पता नहीं कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी पर, ये इस तरह की बहस को आप अलग दिशा में ले जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग और आप ना करें, फिर मैं इनके पूरे कुंडे का बताऊंगा, बहस सारी खत्म हो जाएगी। मैं क्यों गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास करूंगी सर? मैं तो सीधे सीधे सवाल इस बात पर उठा रही हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। नेहा जी, मैं कितने लोगों के नाम बताऊं आपको कि इनका परिवारवाद में गिनाने लगूंगा तो पता चल जाएगा। कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी है, यहाँ पर उनके सांसद उनके बेटे हैं, उनका पौत्र उनका वहाँ पर विधायक और मंत्री है। राजनाथ सिंह जी मंत्री है, बेटा विधायक है। मिश्रा जी, क्यों आप लोग ये कहते हैं? देखिए, आप लोगों पे भी परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कहाँ निकल पा रहे हैं परिवारवाद से। फिर आप लोग कहते हैं कि देखिए सैफई कुनबे से कहीं ना कहीं से बाहर नहीं निकलना चाहती समाजवादी पार्टी। पर हमने देखा है जो कि किस तरह से ये कह रहे हैं डायनेस्टी जो पॉलिटिक्स कहते हैं, ये निश्चित तौर पर देखिए ये चीज जरूर है जो कि, लेकिन अंशतः अगर हमने देखा है जो कि जिस तरह से एक कुनबा ही पूरी तरह से, मैं इससे बिल्कुल इस चीज को इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि आज मुलायम सिंह का जितना भी परिवार है, जिस तरह से चाहे आप देखेंगे, चाहे वो विधायकी के लिए आप देखेंगे, चाहे लोकसभा में जाकर के सांसद के लिए देखेंगे, राज्यसभा में देखेंगे, ये क्या मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी क्या कहने के लिए कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बार बार यही चीज कहते हैं जो समाजवादी पार्टी है, ये समाजवाद की पार्टी है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो किस तरह से एक सीट के ऊपर में आप विरासत किसी कार्यकर्ता को भी तो दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं जो कि मतलब ये, मैं आज बात कर रहा हूँ मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, और आप जो है सो कहीं और जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं भुवन जी। मैं इतना कहना चाहता हूं जो कि आज के डेट में, आज की तारीख में कोई भी ये नहीं कह सकता जो कि मुलायम सिंह जी की आज 4 दशक से उनकी ये उनका सीट रहा है, तो ये सब सारी चीजें अब बेमानी हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो अभी भी भ्रमित स्थिति में है। अभी हमारे जो मित्र हैं वो कह रहे थे जो कि अभी तक अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवारवाद दिखाया है, अभी परिवार दिखाया है। अभी इनके गोला उपचुनाव में किसको टिकट दिया आपने? तो परिवार दिखाया, फिर झूठी बातें आजमगढ़ चुनाव में किसको टिकट दिया था आपने? जोशी जी, आजमगढ़ में किसको टिकट दिया था आपने? धर्मेंद्र यादव को। अरे आप आजमगढ़ ले लें, रामपुर ले लें, आप जहाँ की भी ले लें, आपकी विरासत को हम लोगों ने ध्वस्त करके रखा हुआ है। आपकी विरासत को हमने ध्वस्त कर दिया, आपकी विरासत को हमने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, रत्नेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रत्नेश जी, रामपुर में हमने ठीक है 42,000 मतों से हराया था आपको, तो ये विरासत वाली बात खत्म करिए। अरे छोड़िए, अरे भुवन जी क्या, ठीक है सुन लेते। रत्नेश जी कुछ कह रहे हैं। देखिए
देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग एक दूसरे पे ऐसे चिल्लाते रहेंगे। हमारे मित्र जो कह रहे थे, बड़े भाई हैं हमारे मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, और शायद ये भूल गए ना कि भारतीय जनता पार्टियों में अब एक कहावत जाने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता पुत्रों का युग आ गया है। वो चाहे कार्तिकेय सिंह चौहान हो, चाहे वो आकाश विजय वर्गीय हो, चाहे वो देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर हो, चाहे वो मुदित सेजवार हो, चाहे वो तुष्मुल झा हो, चाहे वो अभिषेक भार्गव हो, चाहे वो सिद्धार्थ मलैया हो, चाहे वो मौसम बिसेन हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो प्रतीक भूषण सिंह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह के लड़के पंकज सिंह हो, चाहे वो फिर हमारे यहाँ एक सांसद जी है, उनका बड़ा बेटा विधायक है, छोटा बेटा ब्लॉक प्रमुख है। तो ऐसे तमाम नाम हैं जो बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो ये परिवारवाद, तो पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी जो ये छदम बातें करती है, ये जो झूठी बातें करती है, और रही बात जहां तक अन्य दलों पर सवाल उठाने की, तो मैं पहले की भी डिबेटों में भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दम है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दम है। तो वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरी तरह, जैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है वैसे चुनाव आयोजित करके एक बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या क्राइटेरिया है, किन क्राइटेरिया पे खरा उतरेगा वो उम्मीदवार होगा मैनपुरी से? देखिए, मैं तो आपको एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डिम्पल जी के विरुद्ध में खड़ा होने के लिए तैयार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि चाहे कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी भाजपा के विरुद्ध में कोई भी खड़ा रहेगा, उसके लिए एक कार्यकर्ता भी काफी है। और मैं इस चीज को स्पष्टता के साथ आपको कहना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी हमारे रत्नेश जी कह रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी में जो अध्यक्षीय परंपरा है उसके अध्यक्ष के चुनाव की बारे में मैं तो कह रहा हूं, जो कि आज डायनेस्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस से बेहतर कौन जानती है। दूसरी बात, आज अध्यक्ष की जो परंपरा है, आज इन्होंने चुनाव कराया है, ये 24 साल के बाद जाकर के इन परिवार से आगे आकर के किसी को आपने एक विरासत सौंपी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जहां तक भाजपा के ऊपर में प्रश्न उठाने की बात है, तो भाजपा में ऐसे नहीं है जो कि किसी तरह का नाम किसी को आगे में दे दिया और किसी ने चयन कर लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी भी एक परंपरा है। और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसके भी जो है। चलिए ठीक है, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं, सुबह के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों ने मैनपुरी में अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिया है, लेकिन सपा की तरफ से डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर मिलने वाली है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी अपना प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी अभी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन आप लोग कितनी कड़ी टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर का मसला नहीं है, सवाल इस बात का है कि जनता की अदालत में जनता फैसला करेगी। और जनता के बीच में जो हम लोगों ने 5 साल लगातार काम किया है, लोगों के दुख सुख में जाकर के लोगों के बीचों में रहने का प्रयास किया है, और उनकी लड़ाई को लड़ने का जो प्रयास हम लोगों ने किया है, उधर मैनपुरी या पश्चिम इलाकों में देखा गया है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो उनका एक चरित्र रहा है कि हमेशा से लोगों को दबा के रखना और लोगों को राजनीति में उभरने न देना, प्रताड़ित करना, और कोई भी अगर बोलने का प्रयास करता है तो उसकी जुबान को बंद कराने के लिए धमकाना, डराना, इस तरह की परंपरा जो वहाँ रही है। हम तो कल इटावा में बड़ी सभा किए, 5,000 की संख्या में लोग इकट्ठा थे। जनता ने ये हाथ उठाकर कहा कि हाँ, यहाँ गुंडाई होती है, यहाँ लोगों को दबाया जाता है, सताया जाता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उन लोगों को हिम्मत देने के लिए, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए रमाकांत कश्यप को ये लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया। और जैसे ही घोषित किया, पूरी पार्टी, जितनी भी पार्टियां वहां राजनीति करती हैं, सभी पार्टियों में बेचैनी सी हो गई कि आखिरकार यहाँ कश्यप समाज इतनी बड़ी संख्या में रहता है, सभी पार्टियां इनको क्यों नजरअंदाज करके रखें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो वहाँ की सामाजिक समीकरण को समझा, आप भी आकलन करिएगा, चाहे देश के कोई चैनल आकलन कर रहा है तो सिर्फ यादव पर आकलन हो रहा है कि एक नंबर पर यादव है तो दूसरे नंबर पर साक्य है, तीसरे नंबर पर कौन है क्या नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं, तीसरा नंबर सिर्फ वोट देने का टीका पड़ा हुआ है। इसीलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जब वहाँ कार्यकर्ताओं से समीक्षा किया, ठीक है, सुबह सपा ने प्रत्याशी उतार दिया। मिश्रा जी, ये डेंट किसे देंगे, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को?
देखिए ऐसा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की बात जहां तक है, निश्चित तौर पर हमारे भी कैंडिडेट आपको 1 से 2 दिन के अंदर में स्पष्ट हो जाएगा। और जहां तक 5 दिसंबर का चुनाव की बात है और 8 दिसंबर को रिजल्ट की बात है, जो अभी अरुण जी कह रहे थे, जिस तरह से यादव हो, चाहे शाक्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी, मैं कह रहा हूँ जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखता अगर जनता के साथ आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होती है। कल्याणकारी योजना को किस तरह से धरातल पर उतारते हैं और उनके साथ जनता के साथ कैसे खड़े मिलते हैं, ये सारी चीजें जो है सो देखने के लिए जो है स्पष्ट आपने देखा होगा कि जैसे आजमगढ़ हो चाहे रामपुर हो, उसी तरह से मैनपुरी को भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। मैं जोशी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर रत्नेश जी का रुख करती हूँ। नेहा जी, जो मैनपुरी का उपचुनाव जा रहा है, मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैनपुरी की जनता अपने मतदान के द्वारा नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए ललायित है। और जब चुनाव का परिणाम आएगा नेहा जी, तो आप हमें भी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी दोनों को बुलाएंगे और मैं निश्चित तौर पे बनाऊंगा। अभी दिवाली का त्योहार गया और वहां पर जितने नेताजी ने जिनके सुख दुख में काम करा, चलिए बताइए, चुनाव प्रचार करने जाएंगे अखिलेश यादव या नहीं जाएंगे? आजमगढ़ और रामपुर तो नहीं गए थे। देखिए, मैं आपसे निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, इसका डिसाइड पार्टी का नेतृत्व करता है और पार्टी का नेतृत्व तय समय पर इसका नेतृत्व करता है कि माननीय अखिलेश यादव जी को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये फैसला पार्टी नेतृत्व करता है। निश्चित तौर पे इसका आप ये मान के चलिए, ये जो चुनाव होने जा रहा है मैनपुरी का, ये केवल नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैनपुरी की जनता ललायित है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।